कल 17 अप्रैल 2026 को संसद के विशेष सत्र में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन 131 अमेंडमेंट बिल यानी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल का अमेंडमेंट लोकसभा में पास ना हो सका। वोटिंग में 298 एमपीस ने फेवर में वोट किया, लेकिन वहीं 230 एमपीस ने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के अगेंस्ट वोटिंग की। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी लगभग 352 वोट चाहिए थे, जो कि नहीं मिले, जिसके बाद जेपी को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। उसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहा कि क्या ये मोदी गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा झटका है और इस बिल के पीछे बीजेपी का क्या मकसद हो सकता है। सब कुछ बताने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी और भारत की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी आज की खास खबर की तरफ। दोस्तों, 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशनल 131 अमेंडमेंट बिल 2026 पर वोटिंग हुई। मोदी गवर्नमेंट ने ये बिल इसलिए लाया था कि 2023 का नारी शक्ति बंधन अधिनियम वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट को 2019 के बजाय जल्दी लागू किया जा सके। लेकिन कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके, आरजेडी समेत पूरा इंडिया अलायंस एकजुट होकर इसके खिलाफ खड़ा हो गया। वोटिंग में 528 एमपीस मौजूद थे, 258 ने पक्ष में वोट किया और 230 ने विरोध में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए 2/3 लगभग 352 वोट चाहिए थे, जो नहीं मिल सके, जिसकी वजह से ये बिल गिर गया। जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने अनाउंस किया कि बिल 2/3 मेजोरिटी न मिलने के कारण पास नहीं हुआ। बाकी दो बिल्स, डिलिमिटेशन बिल और यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल भी इस अमेंडमेंट बिल से डायरेक्टली लिंक थे, इसीलिए स्पीकर ने उन्हें वोट पर रखा ही नहीं। ये मोदी गवर्नमेंट के 12 साल के शासन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का पहला फेलियर है। अब समझते हैं कि ओपोजिशन के मुख्य तर्क क्या थे। ओपोजिशन, खासकर डीएमके, टीएमसी, कांग्रेस का आरोप था कि ये बिल महिलाओं के नाम पर डिलिमिटेशन का बैकडोर है। 2011 के कास्ट सेंसस के आधार पर लोकसभा की सीट्स 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्लान था। इस बिल के आने के बाद से नॉर्थ के पॉपुलस स्टेट्स यूपी, बिहार की सीट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती, जबकि साउथ में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और आंध्रा की रिप्रेजेंटेशन घट जाती। तमिलनाडु सीएम एमके स्टैलिन ने इसे मैसिव हिस्टोरिक इनजस्टिस कहा और पूरे राज्य में ब्लैक फ्लैग प्रोटेस्ट करवाया। उनका कहना था, हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, फैमिली प्लानिंग सफल बनाई, तो फिर इसकी सजा क्यों। इसके बाद ओपोजिशन ने मांग की कि वुमेन्स रिजर्वेशन में ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं के लिए सब कोटा होना चाहिए। बिना इसके ये बिल अपर कास्ट वुमेन को फायदा पहुंचाएगा। इसी के साथ मुस्लिम वुमेन के लिए सेपरेट कोटा की मांग टीएमसी और कुछ अन्य पार्टी चाहती थी। इस बिल पर राहुल गांधी ने सबसे तेज हमला किया। उन्होंने कहा, ये वुमेन्स के नाम पर कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने की कोशिश है, ये वुमेन्स बिल नहीं, इलेक्टोरल मैप बदलने का बिल है। उन्होंने कहा कि 2023 का लॉ पहले ही नोटिफाई हो चुका है। वहीं अखिलेश यादव ने इसे जेपी के लिए बहुत ज्यादा फायदे वाला बिल बताया। प्रियंका गांधी ने भी इसे जेपी के लिए फायदा वाला बिल बताया। पूरा ओपोजिशन का नैरेटिव था कि मोदी वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर नॉर्थ का डोमिनेंस बढ़ाना चाहते हैं। इन सब सवालों का जवाब मोदी गवर्नमेंट ने बहुत साफ साफ दिया और कहा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 16 अप्रैल 2026 को फुली नोटिफाई हो गया। अमेंडमेंट सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन को 2029 से पहले लाने के लिए ये सब लाया गया था। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि डिलिमिटेशन बिना किसी राज्य को नुकसान पहुंचाए होगा, एससी एसटी सीट भी बढ़ेगी। पीएम मोदी ने एमपी से इमोशनल अपील की कि घर की माँ, बेटी, बहन को स्मरण करो और उसके बाद आप वोट करो, ये महिलाओं का हक है। ऐसे बहुत सारे बयान मोदी ने दिए। गवर्नमेंट का तर्क था कि ओपोजिशन पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के लिए बिल ब्लॉक कर रही है, वुमेन एम्पावरमेंट को होस्टेज बना रही। दोस्तों, सरफेस पर देखो तो ऐसा लगता है कि पहली बार 12 साल में मोदी गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फेल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका। अगर हम लोग गहराई में एनालिसिस करें तो ये टेम्परेरी सेटबैक है, पॉलिटिकल लॉस नहीं। गवर्नमेंट के पास लोकसभा में क्लियर मेजोरिटी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजोरिटी 2/3 चाहिए। सिंपल मेजोरिटी से ये बिल पास हो जाता, लेकिन ओपोजिशन ने यूनाइट करके इसे रोक दिया। दूसरे पॉइंट में समझे तो वुमेन रिजर्वेशन का मूल कानून 2023 के पहले ही नोटिफाई हो चुका है। चाहे ये अमेंडमेंट पास हो या फिर ना हो, ओरिजिनल लॉ अभी भी इंटैक्ट है। तीसरा पॉइंट, ओपोजिशन ने जो
साउथ वर्सेस नॉर्थ का नैरेटिव बनाया वो पहले भी डिबंक हो चुका है। एक्सपर्ट के आंकड़े दिखाते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से साउथ इंडिया का शेयर लगभग सेम रहेगा, 23.75% से 23.89% तक। नॉर्थ की पॉपुलेशन ज्यादा है तो सीट्स बढ़ाना नेचुरल है, लेकिन साउथ का रिलेटिव शेयर स्टेबल रहेगा। और यहाँ पर सबसे अहम बात कि ये पहला फेलियर है, लेकिन गवर्नमेंट ने 400 प्लस सीट्स के साथ 2024 में मैंडेट लिया था। लेजिस्लेटिव एजेंडा में अभी बहुत कुछ बाकी है। यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी। ओपोजिशन ने सिर्फ मोदी को हराने की राजनीति की, वुमेन एम्पावरमेंट को होस्टेज बनाया। एक्सपर्ट ये सब कह रही हैं। अब गवर्नमेंट के पास फिलहाल दो रास्ते हैं। पहला, बिल को फिर से इंट्रोड्यूस करना या ओपोजिशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार रहना। हालांकि ओपोजिशन ने ऑलरेडी ओरिजिनल 2023 लॉ तुरंत लागू करने की मांग की है। विपक्ष ये मांग कर रही कि ओरिजिनल लॉ के तहत डिलिमिटेशन कमीशन गठित करना और 2019 इलेक्शंस तक रिजर्वेशन लागू करना। फिलहाल आज के लिए देश और विदेश की खबरों का प्रसंग यहीं पर थमता है। मिलते हैं कल रात आपको 8 बजे। हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। शुभ रात्रि।